हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज के निबंध का विषय है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा। विद्यार्थियों, निबंध लेखन में आज हम सब कर रहे हैं वर्णनात्मक निबंध, और निबंध का विषय है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा। अब वर्णनात्मक निबंधों में कौन कौन से निबंध आते हैं, जैसे किसी स्थान का वर्णन आपने किया, अपने गांव का या किसी शहर का, या किसी पर्यटन स्थल पर आप गए हैं वहां का वर्णन आपने किया, या फिर आपका कोई पसंदीदा त्योहार है, उस त्योहार का वर्णन आपने किया हुआ है, या किसी जगह पर आप गए हैं जैसे पुस्तक प्रदर्शनी में, मेले में, या परीक्षा हॉल में, या कोई घटना दुर्घटना आपने देखी है, तो उसका जब वर्णन आप करते हैं तो वह वर्णनात्मक निबंध होता है। वर्णनात्मक निबंध मतलब होता है किस कि जो कुछ आपने देखा, महसूस किया, समझा है, उसी का उसी ढंग से लगभग क्रमवार वर्णन होता है। क्रम से आपको वर्णन करना पड़ता है, एक के बाद एक घटनाएं जो घटित हुई हैं। जैसे आप मेरा प्रिय त्योहार लिख रहे हैं तो पहले आप त्योहार की प्रस्तावना करेंगे, और उसके बाद मनाया क्यों जाता है, मनाने का तरीका क्या है, और क्या कुछ आप उसमें करते हैं, क्या शिक्षाएं मिलती हैं, लाभ क्या होता, उसका वर्णन। इसी तरह से आप नदी किनारे एक शाम, समुद्र के किनारे एक शाम, या कहीं और पर आपका दिन गुजरा उसका वर्णन करते हैं, तो आप कैसे वहां पे पहुंचे, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ अनुभव किया, उसका वर्णन उसी तरह से करना होता है। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वह है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, यानी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी, वहां पर आप 1 घंटे रहे हैं, तो क्या कुछ आपने देखा है उसका ही वर्णन यहाँ पर उसी तरह से करना है जैसे आपने देखा है। तो जैसा मैंने कहा था कि दिए गए विषय को, निबंध के विषय को हमें मुद्दों में विभाजित करना चाहिए। 3 भाग तो होते ही हैं, एक प्रस्तावना, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा उपसंहार। मध्य भाग को 2 या 3 भागों में प्राय हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको 4 भागों में बांटा है, 4 मुद्दों में बांटा है। प्रस्तावना और उपसंहार वैसे ही है, और जो अपना मध्य भाग है उसको 2 भागों में बांटा है। अब देखते हैं इसको लिखते कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने इसकी शुरुआत की, प्रस्तावना लिखनी शुरू की, तो प्रस्तावना के लिए मैंने कुछ नियम अपने पिछले वीडियो में बताए हुए थे। तो यहाँ पर जो मैंने पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा की प्रस्तावना की है, उसमें मैंने पुस्तकों के महत्व से शुरुआत की है, और पहले पुस्तकों के महत्व को बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप जब वर्णनात्मक निबंध लिखें तो प्रायः उनके महत्व के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं प्रस्तावना में मैंने क्या लिखा। जब भी आप एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक दरवाजा खुल जाता है। पुस्तकें ज्ञान का असीमित भंडार होती हैं। यदि कोई पुस्तकों से लगाव रखता है तो वह सदैव उसके ज्ञान में वृद्धि और मार्गदर्शन में सहायक सिद्ध होती हैं। किसी ने ठीक ही लिखा है, जब न हो कोई संगी साथी, पुस्तक ही तब मन बहलाती। यह कोटेशन है, यह शुक्ति वाक्य है। इसको हम लोग अलग से भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे यही लिखना चाहिए, आपको अलग पेन से लिखने की जरूरत नहीं है। पुस्तकें तमसो माँ ज्योतिर्गमय की भावना से ओतप्रोत होती है। ओतप्रोत होना यानी भरी होना, तमसो माँ यानी अंधकार, ज्योतिर्गमय मतलब प्रकाश की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले विचार पुस्तकों में होते हैं। मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती हैं पुस्तकें। यह उनका महत्व है, यह उनकी विशेषताएं हैं। पुस्तकें अनमोल हैं, वे हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। उनमें ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। व्यक्ति आते जाते हैं, आते और चले जाते हैं,
चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, उपदेश, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। तो यह प्रस्तावना हुई हमारी। मैंने यहाँ पे पुस्तकों के महत्व को बताया। अब दूसरे पैराग्राफ में जो हमने लिया है वह है प्रदर्शनी की व्यवस्था। आप मतलब प्रदर्शनी में आप कैसे गए, कैसे आपको उसकी जानकारी मिली, वहाँ पर गए जहाँ कहाँ पर यह प्रदर्शनी लगी हुई है, और वहाँ पर आप उसके बारे में कैसे जानकारी आपको मिली, किसके साथ में आप गए, और क्या कुछ वहाँ पे शुरुआत में व्यवस्था के रूप में आपने देखा, उसका वर्णन आप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर उसकी व्यवस्था के रूप में लिखा हुआ है, मुंबई का आज़ाद मैदान एक ऐसा स्थान है जहां अक्सर कोई न कोई प्रदर्शनी चलती रहती है। इस बार आज़ाद मैदान में पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तब यह प्रदर्शनी कहाँ लगी है उसका जिक्र मैंने यहाँ पर कर दिया। अब कैसे पता चला कि वहाँ प्रदर्शनी है? समाचार पत्र से पता चला, तो मैं वहाँ पर जाने से स्वयं को नहीं रोक पाया। मैं अपने एक मित्र के साथ पुस्तक प्रदर्शनी देखने पहुंच गया। अब प्रदर्शनी की व्यवस्था क्या देखी? प्रदर्शनी को अलग अलग भाषाओं और विषयों की पुस्तकों के अनुसार अलग अलग भागों में व्यवस्थित किया गया। जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे हर एक प्रकार की पुस्तकों के लिए अलग रैक होते हैं, अलग अलग जगह होती है, अगर अलग अलग कबर्ड होते हैं। वैसे ही प्रदर्शनी में भी हमने देखा तो पाया कि अलग अलग भाषा की और अलग अलग विषयों की पुस्तकों के अनुसार उनको अलग अलग भागों में रखा गया है, अलग अलग भाग उनके रखे गए हैं। अब हम लोग चलते हैं पुस्तकों के स्टॉल की तरफ कि कौन कौन सी पुस्तकों के स्टॉल लगे हुए थे और लोग क्या कुछ वहां पर कर रहे थे, हमने क्या कुछ खरीदा। इन सभी का वर्णन हम लोग तीसरे पैराग्राफ में करने वाले हैं। प्रदर्शनी में कौन कौन से विषयों की पुस्तकें थी उसका हम जिक्र करें, कौन कौन सी भाषाओं की पुस्तकें थी, लोग क्या कुछ कर रहे थे, उनका वर्णन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं पुस्तकों के स्टाइल में। प्रदर्शनी में हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा बांग्ला भाषाओं की पुस्तकों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्टॉल दिए गए थे। यानी जिस भाषा की पुस्तक थी उसको एक क्षेत्र में अलग स्टॉल दिया गया था। स्टॉलों पर लोगों की भीड़ लगी थी। प्रदर्शनी में अनेक पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक। अभी प्रकाशक कौन होता है? प्रकाशक यानी जो उस पुस्तक को छापने का कार्य करते हैं, उन्हें हम प्रकाशक कहते हैं। विक्रेता तथा प्रकाशक भी आए थे। स्टॉलों पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई थी तथा लोग अपनी अपनी पसंदीदा पुस्तकें देख और खरीद रहे थे। अब इसके आगे हम लोग इसी बात का वर्णन करेंगे। एक पैराग्राफ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे ये सारी चीजें वहाँ हो रही थी, उसी का जिक्र यहाँ हमने किया हुआ है। लोग अपनी अपनी पसंदीदा पुस्तकें देख और खरीद रहे थे। प्रदर्शनी में पुस्तकों पर कुछ प्रतिशत छूट भी दी जा रही थी। वहां पर अब यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, उसी के भाग में दूसरे में कि वहां पर कौन कौन से स्टॉल थे और क्या कुछ लोग कर रहे थे, उनके बारे में जो कुछ हमने देखा। तो क्या कौन कौन सी तरह की पुस्तकें थी वह देखते हैं। वहाँ पर ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ज्ञान विज्ञान, साहित्यिक, यात्रा, धर्म, भाषा तथा जीवन वृत्त पुस्तकों का अंबार लगा हुआ था। कहाँ पर? पुस्तक प्रदर्शनी में। सबसे ज़्यादा हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों के स्टॉल थे। शुरुआत में हमने बताए थे कि अलग अलग भाषाओं के कौन कौन सी भाषाओं के स्टॉल लगे थे, वह हमने बताया था। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा पुस्तकें किन भाषाओं की थी? हिंदी और अंग्रेजी की थी। अनेक स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी प्रदर्शनी में आए हुए थे।
मैं साहित्यिक पुस्तकें देखने में तल्लीन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कि कौन कौन से स्टॉल थे, किन किन विषयों के स्टॉल थे, कौन कौन से लोग उसमें सम्मिलित हुए थे देखने के लिए, उसका वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने अब तक यह बात कही, यह मध्य भाग का ही है दूसरा परिच्छेद, कि कौन कौन सी प्रकार की पुस्तकें हुई, किन भाषाओं की हुई, सबसे ज़्यादा कौन सी पुस्तकें हुई, कौन कौन आए थे, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी आए हुए थे। मैं साहित्यिक पुस्तकें देखने में तल्लीन हो गया। साहित्यिक पुस्तकें अर्थात जो साहित्य से संबंधित होती हैं, जो आपको पाठों में कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, आपको कविताएं पढ़ाई जाती, उपन्यास पढ़ाई जाती, वह साहित्यिक पुस्तकें होती हैं। देखने में तल्लीन हो गया। इनमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला जी, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय रामधारी सिंह दिनकर तथा हरवंश राय बच्चन जैसे हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकारों की अनेक पुस्तकें थी। अब वहाँ पर हमें फिर आगे लिखना है कि भाई हिंदी में जो साहित्यिक पुस्तकें हम देख रहे थे, उनमें कौन कौन से लेखकों की, कवियों की रचनाएं वहाँ पर रखी गई थी, उनकी किताबें कौन कौन से लेखकों की किताबें वहाँ पे थी। तो यहाँ पे कुछ एक लेखकों के नाम आपको दे देने होते हैं। कुछ लोग पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। प्रदर्शनी में सभी वर्ग और रुचि वाले लोगों के लिए सामग्री थी। मतलब और जो लोग आए थे क्या कर रहे थे, वो पुस्तकें देख रहे थे, उन पे डिस्कशन कर रहे थे। साथ में ही वहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग और अलग अलग रुचि, मतलब अलग अलग वर्ग यानी बच्चे, बूढ़े और जवान, ये अलग अलग वर्ग हुए। अमीर गरीब अलग वर्ग हुए, मध्यम वर्ग अलग वर्ग हुए, और उसी के अनुसार उनकी रुचियां होती हैं। उन रुचियों के अनुसार वहाँ पर सभी के लिए कोई न कोई सामग्री अवश्य रखी गई थी, यानी कोई न कोई पुस्तक वहाँ पे उनके लिए भी उपलब्ध थी। अब जैसे छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन की, कार्टून की या कहानियों की, पंचतंत्र की आदि से संबंधित पुस्तकें थी। तो इसके अलावा कई विक्रेता और क्या कर रहे थे, कई विक्रेता कैलेंडर, डायरी उपहार में दे रहे थे कि लोग उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। महिलाओं के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे खान पान की, परिधान की। खान पान यानी पाक कला से संबंधित, परिधान मतलब हो गया कपड़ों को किस तरह से हमें कढ़ाई बुनाई करनी चाहिए, वो परिधान हो गए। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी किताबें होती हैं, आयुर्वेदिक घरेलू औषधियों से संबंधित तो किताबें भी थी। साथ ही साथ सज्जा से यानी श्रृंगार से भी संबंधित अनेक पुस्तकें वहाँ पर थी। तो यह हुआ हमारा मध्य भाग, जिसमें हम लोगों ने दो भाग देखे। एक परिच्छेद रहा, एक मुद्दा हमारा रहा कि वहाँ पर जो है वहाँ का दृश्य कैसा था, वहाँ व्यवस्था कैसी थी, और दूसरा पार्ट हमारा रहा कि स्टॉल किसके किसके थे और किस तरह का दृश्य वहाँ पर दिखाई पड़ा। अब यह अंतिम, यहाँ उपसंहार की हम बात करेंगे। उपसंहार में हमेशा आप समापन में, अंत में उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष, क्या कुछ आपको अनुभव हुआ, आपके क्या विचार हैं, आपने क्या कुछ वहाँ पे किया। अब तक तो सब देखा आपने, अब वहाँ पे क्या कुछ आपने किया उसका जिक्र होता है। तो मैंने, मतलब जो भी लिख रहा वह व्यक्ति जो वहाँ प्रदर्शनी में गया है, मैंने मुंशी प्रेमचंद का गोदान तथा जयशंकर प्रसाद की कामायनी खरीदी। आप कोई भी पुस्तक खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने देखा कई लोग पुस्तक बड़े ध्यान से खरीद रहे हैं, परंतु कई लोग पुस्तकें केवल देख रहे हैं। अब जो कुछ वहाँ पे आपने अनुभव किया है, अपना जो स्वमत है आपको उपसंहार में लिखना होता है। कुछ लोग पुस्तकें केवल देख रहे थे और कुछ लोग जो हैं पुस्तकें बड़े ध्यान से खरीद रहे थे और कुछ लोग केवल देख रहे थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो पुस्तकों के दाम देखकर चौंक जाते, आश्चर्य होता, कह यार इस बुक का इतना दाम है। अधिक दाम के कारण लोग चाहकर भी उतनी कीमत की पुस्तक खरीद पाने में स्वयं को समर्थ मतलब सक्षम, समर्थ नहीं पा रहे थे। लोग व्यर्थ की चीजों पर, अब ये हमारे विचार शुरू हुए। वहां तक तो हमने देखा क्या कुछ किए लोगों ने, पुस्तकें कुछ एक देखे, कुछ एक खरीदे, कुछ एक दाम देके उनको आश्चर्य हुआ। और
यह हमें लगा कि ये लोग जो हैं व्यर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं। यह हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जो जरूरी है उसको नहीं करेंगे, अनावश्यक पिज्जा बर्गर में बहुत सारे पैसे बर्बाद कर सकते हैं, पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं। तो यह आप हमारा निचोड़ हुआ, यह जो अंतिम में हम लोग लिख रहे हैं, क्या कुछ देखा और हमारे अपने स्वमत क्या हैं। पुस्तक प्रदर्शनी में पुस्तकें देखते देखते 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब हम पुस्तक प्रदर्शनी की यादें साथ लिए घर के लिए रवाना हो गए। किसी ने सच ही कहा है, यह कोटेशन मैंने डाल दिया है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। मतलब वह धरती, वह स्थान, वह क्षेत्र जहां पर आदित्य मतलब सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही, वहां पर अंधकार रहता है हमेशा। इसी तरह से मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं, और जिस देश में साहित्य नहीं, लिटरेचर नहीं है, वहाँ वह देश जो है जीवित नहीं है, वह मुर्दा है, मरे हुए के समान है। क्योंकि साहित्य हमें संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, यात्रा, इतिहास, भूगोल, इन सभी से परिचित कराती है। इस तरह से साहित्य जो है वह सूर्य के समान है और हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय की तरफ ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।